नमस्कार, स्वागत है आपका। दोस्तों, हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत के संवैधानिक विकास के बारे में बात कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने बात किया कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे कैसे शुरू होता है, कैसे 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ का चार्टर रहता है और उसके माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ही भारत की संवैधानिक विकास की नींव होती है। यहीं से भारत के संवैधानिक विकास का शुरुआत होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत के साथ व्यापार करना शुरू करता है तो व्यापार करने के साथ साथ ही यह भारतीय राजनीति में कुछ इस प्रकार से इन्वॉल्व हो जाता है कि 1764 के बाद यह भारत की सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो जाता है। तो भारत में व्यापार करने आए ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में शासन करने लगता है तो कहीं ना कहीं यह बात ब्रिटिश संसद के ध्यान में आता है और ब्रिटिश संसद ईस्ट इंडिया कंपनी के इन गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एक प्रयास करता है और उसी प्रयास का परिणाम है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों, आज हम लोग सबसे पहले 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया कि भारत के संवैधानिक विकास को दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। पहले भाग में हम लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो विकास हुए उसके बारे में, और दूसरे भाग में हम लोग ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जब ब्रिटिश शासन था भारत पे तो उस दौरान जो विकास हुए उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान जो विकास हुआ यानी कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बात करेंगे। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित किया गया तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। लॉर्ड नॉर्थ ने गुप्त समिति की अनुशंसा पे इस अधिनियम को प्रस्तुत किया था और जिसे पारित कर लिया गया, तो इसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहा गया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में वो क्या खास बात था जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए इसको एक एक करके समझते हैं। तो दोस्तों, 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। जब यह रेगुलेटिंग एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया तो इसी के साथ ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए पहला प्रयास ब्रिटिश संसद के माध्यम से हो चुका। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ती है। यह केंद्रीय प्रशासन की नींव कैसे पड़ती है, समझिएगा इस बात को। जैसे ही यह रेगुलेटिंग एक्ट आया उस समय बंगाल के गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स उस समय बंगाल के गवर्नर थे और इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि अब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाएगा और इस गवर्नर जनरल के अंतर्गत बंबई और मद्रास को भी शामिल कर लिया गया। यानी केंद्रीकरण की एक प्रवृत्ति देखने को मिली। यानी कि भारत में जो भी ब्रिटिश क्षेत्र थे उसमें हेड कौन हो गया, तो बंगाल का गवर्नर, और बंगाल के गवर्नर के अंतर्गत ही आएंगे कौन, बंबई और मद्रास के गवर्नर। तो उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल अगर कहा जाए तो वारेन हेस्टिंग्स होंगे, याद रखेंगे। अब आगे क्या होता है, इसमें और क्या प्रावधान किए गए, तो देखिए इसमें एक और प्रावधान यह किया गया कि इसके माध्यम से 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। कहाँ की गई, कोलकाता में की गई। ये सारे पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो इलिजाह इम्पे थे। तो एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। 3 अन्य न्यायाधीश जो थे, एक चैम्बर्स था, दूसरा लिमेंस्टर था और तीसरा हर्ड था। याद रखेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। और क्या प्रावधान किया गया इसमें, तो इस अधिनियम में एक और प्रावधान यह किया गया कि जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था तो एक कंपनी में बहुत सारे कर्मचारी होते हैं और ये कर्मचारी क्या करते थे कि कंपनी में नौकरी करने के साथ साथ निजी व्यापार भी करते थे। तो इससे क्या होता था कि कंपनी में भ्रष्टाचार काफ़ी अधिक मात्रा में हो रहा था। तो कंपनी मुनाफे में जाने के बजाय घाटे में चल रही थी। तो क्या किया गया कि निजी व्यापार को बंद कर दिया गया। ठीक है, निजी व्यापार को बंद कर दिया गया। ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया और इसके माध्यम से अब क्या हुआ कि कैसे अब भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको कैसे नियंत्रित किया गया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया और यही प्रावधान 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है
वो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये लाया गया 1781 ईस्वी में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या था? तो ऐसा कहा जाता है कि जो भी कमियां थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, उसको दूर करने के लिए 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लाया गया था। इसमें क्या प्रावधान किए गए? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये जो क्षेत्र थे, इनके लिए कानून बनाया जाता था और इनके लिए जो कानून बनाने की शक्ति थी वो किसे सौंप दी गई? तो बंगाल के गवर्नर जनरल को। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया? तो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। समझ रहे हैं बात को? ये देखिए कैसे धीरे धीरे करके एक नियम बनाए जा रहे हैं, मतलब एक संविधान का रूप का निर्माण हो रहा है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो एक दस्तावेज था, एक कानून था। एक कानून लाया गया जिसके माध्यम से कंपनी के कार्यों को नियंत्रित किया गया। अब इस 1773 के अधिनियम में जो भी कमी था उसको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया। तो धीरे धीरे इसी क्रम में भारतीय संविधान के विकास का सीढ़ी बनता है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। अब आया 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से दोहरे प्रशासन की नींव पड़ती है। क्या होता है देखिएगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक दो संस्थाएं बनती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है वो व्यापारिक मामलों को देखता है और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों को देखता है। याद रखेंगे कैसे, इसको समझेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसको याद करने के लिए एक छोटा सा एक समझिए कि फ्रेमिंग हम कर रहे हैं, अब ध्यान से समझिएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, किसी फिल्म का डायरेक्टर क्या करता है? बिजनेस करता है, व्यापार करता है, खूब पैसा कमाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल हम कब कर सकते हैं? राजनीति के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको समझने के लिए बताया ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले को देखता था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामले को देखता था। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो 1774 में आया था, माफ करेंगे 1784 ईस्वी में जो आया था, इसके माध्यम से दोहरी प्रशासन की नींव रखी। दोहरी प्रशासन की नींव रखी गई। कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोहरी प्रशासन कई बार आपको पढ़ने को मिलेगा। हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं अगला जो है, अगला है 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। दोस्तों इसको ऐसे समझिएगा, जो भी अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा लाया जाता था ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित किया जा सके, तो वो 20 वर्षों के लिए ही लाया जाता था। अगले 20 वर्षों के लिए ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, ये भी अगले 20 वर्षों के लिए ही लाया गया था। तो 1773 के बाद आता है, देखिए 20 वर्ष के बाद 1793। हालांकि बीच में इसमें कुछ कमियां थी, तो उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए बीच में एक्ट ऑफ सेटलमेंट और पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। तो 1793 ईस्वी का चार्टर में कुछ खास नहीं था। इसमें क्या था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे और जो कर्मचारी थे, उनके वेतन इत्यादि का जो व्यवस्था था वो भारतीय राजस्व से किया गया। तो ये इस तरह से यहाँ तक ये प्रोग्रेस होती है। अब आइए आगे देखते हैं 1813 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट। 1813 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट में क्या क्या होता है आइए हम लोग देखते हैं। 1793 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी कर्मचारी हैं उनको वेतन मिलेगा कहाँ से? तो भारतीय राजस्व से। अब है 1813 का चार्टर्ड एक्ट, यह अगले 20 वर्षों के लिए लाया गया। कोई भी चार्टर्ड एक्ट जो था वो 20 वर्षों के लिए लाया जाता था। तो इस चार्टर्ड एक्ट में क्या प्रावधान किए गए हैं आइए देखते हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो भारत के साथ व्यापार करना बंद कर दिया और अब वह भारत के साथ व्यापार न करके पूर्वी देशों और चीन के साथ व्यापार करता था, वो भी चाय का व्यापार करता था। ठीक है ना? तो इसे 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। अब आगे क्या होता है? अगला प्रावधान है कि इसमें जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो कंपनी के कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार जो प्रतिबंधित कर दिया गया था उसे कुछ हद तक खोल दिया गया। किसमें? 1813 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से। अगला जो प्रोविजन है इसमें क्या हुआ कि भारत में ईसाई पादरियों की आगमन होती है। ईसाई पादरी सबसे पहली बार 1813 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट के माध्यम से आते हैं और इसी के साथ भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होने लगता है। अगला जो प्रावधान है वो ये है कि इस अधिनियम, इस चार्टर के माध्यम से पहली बार भारतीयों के लिए शिक्षा पर
1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया। देख सकते हैं 1 लाख रुपया का खर्च किया जाएगा शिक्षा पे, ठीक है ना। तो इस तरह से 1813 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया है। अब आइए देखते हैं 1833 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट। 1813 ईस्वी में जो चार्टर्ड एक्ट आया था वो अगले 20 वर्षों के लिए था। तो ये जो चार्टर्ड एक्ट थे वो मतलब एक तरह से समझिए कि एक कानून था। वो कानून कंपनी को निर्देशित करता था कि आप अगले 20 वर्ष में इसी के आधार पर शासन करेंगे। अब आइए देखते हैं 1833 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट। इस अधिनियम में यह प्रावधान था कि अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वो भारत में व्यापार नहीं करेगा, यानी व्यापार करेगा ही नहीं। अब उसका काम सिर्फ हो गया था कि भारत में ब्रिटिश सरकार के तरफ से शासन करेगा। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया और अब उनका काम क्या है, तो भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में काम करना है, यानी ब्रिटिश सरकार के एजेंट के रूप में काम करना, ठीक है ना। आइए अगला प्रावधान है कि इसमें क्या किया गया। ये देखिए, ये जो 1833 ईस्वी का चार्टर था ना, वो फिर कहीं ना कहीं केंद्रीकरण को बढ़ावा दे रहा था। अब जो बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के गवर्नर 1833 के समय कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है ना। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल है। तो क्या किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। तो अब ये जो भारत कहने का मतलब है कि जो समस्त ब्रिटिश क्षेत्र है उसका गवर्नर जनरल। तो इससे क्या होता है कि अगर आपको बना दिया गया समस्त क्षेत्र का गवर्नर जनरल, तो उस क्षेत्र में जितने और भी लोग हैं वो आपके अधीन आ जाते हैं। सिर्फ सीधी सी बात है, वही होता है यहाँ पे। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और एक बार फिर से मद्रास और बंबई इसके अधीन आ जाते हैं। तो फिर से केंद्रीयकरण पे बल पड़ता है, तो फिर से केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति जागृत होती है। अब अगला है कि इस अधिनियम के अंतर्गत विधि सदस्य की नियुक्ति की जाती है। गवर्नर जनरल विधि संबंधी परामर्श हेतु विधिक सदस्य की नियुक्ति करता है और प्रथम विधि सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है, लॉर्ड मैकाले को। ये सारे पॉइंट जो हम बोल रहे हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये हर तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इसको नोट कीजिएगा। अब जो अगला है, अब अगला जो प्रावधान किया गया इसमें यह है कि दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। दास प्रथा उसे इस अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दीजिए। देखिए, इसको समझिएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की बात है। कैसे देख रहे हैं कि कैसे एक कानून बनाया जा रहा है। हमारा संविधान क्या है, कानून का एक दस्तावेज है। तो देखिए, इन्हीं दस्तावेजों के माध्यम से धीरे धीरे भारत के संवैधानिक विकास की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है। इसमें क्या कहा गया कि दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। दास प्रथा अभी भी बैन है। हम लोग जानते हैं कि दास प्रथा को 1843 ईस्वी में इस अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था। इस अधिनियम की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वो क्या था, धारा 87। धारा 87 में यह प्रावधान किया गया कि कंपनी में किसी भी पद के लिए किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि यह प्रावधान किया गया लेकिन ये कभी लागू नहीं हो पाया, लेकिन इस तरह का प्रावधान भी किया गया। तो कहीं ना कहीं यह सामाजिक दृष्टिकोण से भी सामाजिक कार्यों पे भी बल दिया है। यह 1833 ईस्वी का जो चार्टर है वो कहीं ना कहीं सामाजिक सुधार पे भी बल दिया है। तो इसको देखिएगा कैसे धीरे धीरे भारत के संविधान के विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। ये क्या है, ये एक कानून है जो ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया है। किसके लिए, हम भारतीयों के लिए, उन भारतीयों के लिए जहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है। ठीक है, आगे देखिए, अगला जो प्रोविजन किया गया 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में, वो यह प्रोविजन किया गया कि जितने भी ब्रिटिश क्षेत्र हैं उनके लिए भारत के गवर्नर जनरल एक बजट लेके आएंगे, एक वार्षिक वित्तीय विवरण लेके आएंगे। बजट क्या होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। तो गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि वह अपने समस्त क्षेत्र के लिए एक बजट लेके आएंगे। ठीक है ना। अगला जो है वो है कि 1834 ईस्वी में विधि आयोग की स्थापना की गई है। कि इस विधि आयोग की स्थापना क्यों की गई, तो दोस्तों जब भारत में ब्रिटिश शासन नहीं था तो उससे पहले हिंदुओं के लिए हिंदू कानून था और मुस्लिमों के लिए मुस्लिम कानून था। तो इन्हीं कानूनों को वर्गीकृत करने के लिए विधि आयोग की स्थापना की गई। किसकी अध्यक्षता में, तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में।
ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 1833 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट को देख लिया है। आइए अब देखते हैं 1853 ईस्वी के चार्टर्ड एक्ट को। यह जो 1853 ईस्वी का चार्टर्ड एक्ट था वह अपने आप में अंतिम चार्टर्ड था। अंतिम चार्टर्ड क्यों था? क्योंकि 1857 ईस्वी में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम छिड़ जाता है और इसके बाद कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है। अब भारत में कंपनी का शासन न रह के ब्रिटिश क्राउन का शासन आ जाता है। तो उसके बाद एक अलग प्रोसेस चलता है जिसको हम लोग दूसरे भाग में पढ़ेंगे कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत क्या क्या संवैधानिक विकास हुआ। आइए देख लेते हैं 1853 ईस्वी का चार्टर जो अंतिम चार्टर था। आइए उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसमें कुछ खास काम नहीं हुए। होता क्या था कि कंपनी क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी थी। कंपनी में बहुत सारे कर्मचारियों की जरूरत पड़ती थी। तो अब ये कर्मचारी आएंगे कैसे, किस प्रोसेस के तहत ये कर्मचारी आएंगे? तो पहले क्या था कि इसमें नामजदगी का सिद्धांत था। मतलब रिकमेंडेशन से लोग आते थे, अगर मेरे पहचान का वो है तो वो आएगा, ऐसे ऐसे करके आते थे। लेकिन अब इसमें सुधार किया गया। इसमें यह किया गया कि कंपनी में जो भी लोग आएंगे वो प्रतियोगी परीक्षा पास करके आएंगे। एक तरह से समझिए कि सिविल सर्विसेज का पैटर्न यहाँ से शुरुआत होता है। तो 1853 ईस्वी में प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत होती है और इसके लिए एक समिति का गठन किया गया। वो समिति है मैकाले समिति, जिसे 1854 ईस्वी में गठित किया गया था। 1853 ईस्वी के चार्टर में एक और बात जो सामने आई थी, इसमें क्या किया गया कि गवर्नर जनरल के विधायी कार्यों और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। मतलब विधायी कार्य अलग हो गए और प्रशासनिक कार्य अलग हो गए। 1853 ईस्वी के चार्टर से पहले ये दोनों एक ही में थे। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे कंपनी के अंतर्गत भारत में संवैधानिक विकास का प्रक्रिया शुरू होता है 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट प्रथम चार्टर था। हालांकि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहा जाता है हमने बताया, क्योंकि कंपनी के शासन को रेगुलेट करना था। और इसके बाद 1853 ईस्वी का चार्टर जो था वो अंतिम चार्टर था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास होता है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। धन्यवाद।